स्टार्टिंग में हम एक आदमी को रहस्यमय तरीके से टेलीपोर्ट होते देखते हैं। कुछ देर बाद आदमी की आंख खुलती है और वो अपने आप को एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में पाता है। यह देखकर आदमी सोच में पड़ जाता है। फिर आदमी एक कदम आगे बढ़ता है तो वो हवा में उड़कर गिर जाता है। यह देखकर आदमी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वह बार बार चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो चलने की बजाय हवा में उड़कर गिर रहा होता है। दरअसल यह आदमी पृथ्वी से टेलीपोर्ट होकर दूसरे ग्रह पर आ गया है और यहाँ की ग्रेविटी कम होने की वजह से आदमी ज्यादा जंप हो रहा होता है। अब आदमी समझ जाता है और वो अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर आदमी बहुत लंबी लंबी जंप मारने लगता है और इसमें अब आदमी को बहुत मजा आने लगता है। फिर आदमी यहाँ इस चट्टान पर आकर देखता है तो उसे एक अजीब किस्म का स्ट्रक्चर मिलता है। आदमी उसे साफ करके अंदर देखता है तो अंदर बहुत सारे अंडे रखे होते हैं जो एक एक करके फूट रहे होते हैं और उनमें से ग्रीन कलर के अजीब से एलियन के बच्चे निकल रहे होते हैं। ये देखकर आदमी डर जाता है और सोचता है मैं ये कहाँ आ गया। तभी अचानक से आदमी पर एक खतरनाक एलियन हमला कर देता है। इसी बीच यहाँ पर बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं और आदमी को पकड़कर अपने साथ अपने शहर ले जाते हैं। अब यहाँ कबीले का सरदार आदमी को एक जंग के मैदान में छोड़ देता है जहाँ पर सफेद रंग के आदमखोर एलियन गोरिल्ला आदमी पर हमला करने लगते हैं। वहीं इस ग्रह पर दो शक्तिशाली राज्य और रहते हैं जो बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं, जिनमें से लाल कपड़े वाले शुडेंगा और नीले वाले हीलियम हैं, जिनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए लड़ाई करते हैं। अब आप बताइए, क्या यह आदमी इन खतरनाक एलियंस के चंगुल से निकलकर भाग पाएगा या फिर हमेशा के लिए यही फंस कर रह जाएगा? शुडेंगा और हीलियम आखिर क्यों लड़ रहे हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें शुडेंगा शहर को दिखाया जाता है जिसको बहुत आदमखोर माना जाता है, जिसकी सेना बहुत तेजी से बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी की मदद से वो कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अब तक शुडेंगा का सामना एक हीलियम नाम का शक्तिशाली शहर ही कर पाता है। इस शहर के पास भी भरपूर सेना और टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से वो कभी शुडेंगा से डरा नहीं और उसे मुंह तोड़ जवाब देता आया है। एक दिन अचानक शुडेंगा के उड़ान खटोले एक खतरनाक रेतीले तूफान में फंस गए। इसका फायदा उठाते हुए हीलियम के लोगों ने उस पर हमला कर दिया और बम बारूद से शुडेंगा के जहाजों को उड़ाने लगे। कुछ लोग शुडेंगा के जहाज पर जाकर लोगों को मारने लगे। तभी अचानक आसमान में से एक नीली रहस्यमय शक्ति निकलती है और हीलियम के जहाजों और लोगों को धुएं की तरह फूंक देती है। अब यहाँ पर एक आदमी बचता है जिसका नाम सबथान होता है। अब आसमान से 3 लोग उतरते हैं जो अपने आप को ईसस देवी के भक्त बताते हैं और वो सबथान को एक शास्त्र देते हैं और कहते हैं तुम्हें इस शास्त्र को चलाने के लिए ईसस देवी ने चुना है। तभी सबथान उन्हीं लोगों पर इस शास्त्र को चला देता है, लेकिन वो उनको दूर फेंक देते हैं और कहते हैं अगर हमारी बात मानकर चलोगे तो पूरे बारसूम पर राज करोगे। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें 1881 का न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है जहाँ हम एक जॉन कार्टर नाम के आदमी को देखते हैं जिसका एक अनजान आदमी पीछा कर रहा होता है। अब जॉन समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी जॉन उसे चकमा देकर छुपके से दूसरी ओर निकल जाता है और जॉन एक मैसेज भेजने वाले ऑफिस में आ जाता है। जॉन एक नेड नाम के आदमी को मिलने के लिए मैसेज भेजता है। वहीं हम उस आदमी को देखते हैं जो जॉन का पीछा कर रहा था। अब हम नेड को देखते हैं जो जॉन से मिलने आ गया होता है। नेड को स्टेशन पर जॉन का एक आदमी पिक करने जाता है और वो नेड से कहता है आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है और उसे घर ले आता है। दरअसल जॉन नेड के अंकल होते हैं और घर और इतने सारे नौकर चाकर देखकर हमें पता चलता है कि जॉन कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। एक आदमी नेड को अंदर ले जाते हुए कहता है मिस्टर जॉन कार्टर यानी आपके अंकल की मौत हो चुकी है। उन्होंने अपनी मौत से पहले मुझे बुलाया था, लेकिन मेरे आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन नेड को अपने अंकल के मरने पर इतना शौक नहीं लगा जितना उसे उनका घर और रईस ही देखकर लगा। फिर वह आदमी नेड को उसके अंकल की कब्र पर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ कोई कब्र नहीं थी बल्कि वहाँ एक कमरा बना हुआ था जिसमें एक मजबूत गेट लगा हुआ था। अब वह आदमी नेड को बताता है आपके अंकल की एक आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार ना किया जाए और उन्हें दफनाया ना जाए, उन्हें एक खुले कब्र में और एक कमरे में रखा जाए। अब वह आदमी नेड को अंदर ले जाकर बताता है तुम्हारे अंकल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है। ये सुनकर नेड को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा होता। फिर आदमी नेड को एक किताब देता है जिसे खुद जॉन कार्टर यानी नेड के अंकल ने लिखी होती है और इस किताब को पढ़ने का हक सिर्फ नेड को ही था क्योंकि उन्होंने यह किताब सिर्फ नेड के लिए ही लिखी थी। कुछ देर बाद नेड इस किताब को पढ़ना स्टार्ट करता है जिसमें जॉन अपनी शुरुआत से लेकर आखिरी तक अपनी जर्नी बताता है। अब हम जॉन की किताब वाली कहानी में इंटर हो चुके हैं। जॉन बताता है कि उसकी यह कहानी 13 साल पहले शुरू हुई थी जब वह एरिजोना के पहाड़ों में भटक रहा था। वहाँ वो अपने पुराने दोस्त की दुकान पर उधार सामान लेने जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे उधार देने से मना कर देता है क्योंकि उसने उसकी पुरानी उधारी नहीं लौटाई होती। उसी दौरान जॉन दुकानदार को एक सोने की गुफा के बारे में बताता है, लेकिन ये सुनते ही पीछे बैठे 2 लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे जॉन गुस्से में आकर दोनों की धुलाई कर देता है और दुकानदार को गन पॉइंट पर लेकर उससे सामान मांगता है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जॉन को अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन जॉन उन पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जॉन को बेहोश कर देते हैं और अपने साथ ले जाते
जाते हैं। अब यहाँ से जॉन कर्नल को मारकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। लेकिन जॉन यहाँ से बार बार भागने की कोशिश करता है। फिर कर्नल उसे जेल में डाल देता है और उससे कहता है तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। दरअसल जॉन एक बहादुर सैनिक होता है, इसलिए कर्नल ने जॉन को यहाँ पर अपनी मदद करने के लिए बुलाया है, क्योंकि उन पर कुछ खतरनाक लोग बार बार हमला कर रहे हैं और उन लोगों को सिर्फ जॉन ही रोक सकता है। लेकिन जॉन कर्नल की मदद करने से साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर कर्नल यहाँ से चला जाता है और रात में जॉन को सपनों में अपनी पत्नी दिखाई देती है, जिसको वो बहुत प्यार करता था। अब सुबह उठते ही जानबूझकर जॉन एक सिपाही के सामने पेशाब करने लगता है। यह देखकर सैनिक उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन जॉन मौका देखकर सैनिक को मारकर बेहोश कर देता है और गेट की चाबियां चुरा लेता है और यहाँ से भाग जाता है। लेकिन कर्नल और उसके सैनिक जॉन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन आगे जाकर जॉन रुक जाता है क्योंकि उसके सामने कुछ खतरनाक लोग खड़े होते हैं। अब यहाँ पर जॉन इन लोगों से दूसरी भाषा में बात करता है। इसी बीच एक सैनिक इन पर गोली चला देता है। अब यहाँ पर दोनों टीम के बीच खतरनाक गोलीबारी होने लगती है। तभी जॉन मौका देखकर यहाँ से भागने लगता है। तभी कर्नल को एक गोली लग जाती है। ये देखकर जॉन भागने की बजाय कर्नल की मदद करने का फैसला लेता है और वो कर्नल को अपने साथ लेकर भागने लगता है और एक जगह पर उसके साथ छिप जाता है। लेकिन वो लोग इनको देख लेते हैं और इनके पास आ जाते हैं। जॉन ये देखकर उन पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो लोग ऊपर की खतरनाक चीज को देखकर डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। यह देखकर जॉन को कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो वहाँ जाकर ऊपर देखता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है जिस पर एक मकड़ी जैसा चित्र बना होता है। ये देखकर जॉन तुरंत अंदर जाता है। अंदर उसे अजीब से चिन्ह दिखाई देते हैं और वो ऊपर देखता है तो उसे सोने की परत दिखाई देती है और सोना देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है। तभी अचानक से जॉन पर पीछे से कोई हमला कर देता है, लेकिन जॉन बहुत फुर्तीला होता है। वो तुरंत अपने आप को बचाते हुए दुश्मन को पछाड़ देता है और उस आदमी के हाथ में कोई चीज चमक रही होती है जिसे थर्न कहा जाता है। अब जॉन उसे ले लेता है और देखता है कि वो आदमी बार बार एक शब्द दोहराए जा रहा था। यह देखकर जॉन ने भी आदमी के साथ साथ वो शब्द दोहरा दिया। तभी अचानक थर्न में कुछ होता है और जॉन बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जॉन की आंख खुलती है और वो अपने आप को सुनसान रेगिस्तानी इलाके में पाता है। अब जॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ कुछ देर पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। फिर जॉन आगे बढ़ता है तो वो हवा में उड़कर गिर जाता है। ये देखकर तो जॉन और ज्यादा चौंक जाता है। दरअसल जॉन टेलीपोर्ट होकर मंगल ग्रह पर आ गया है और यहाँ पर ग्रेविटी कम होने की वजह से वो धरती के मुकाबले ज्यादा उछल पा रहा है और बार बार गिर रहा है। लेकिन जॉन धीरे धीरे अपने आप को यहाँ के वातावरण में ढाल लेता है और अब बिना गिरे जॉन बहुत लंबी लंबी छलांग मारने लगता है और जॉन कूदते कूदते इस पहाड़ पर आ जाता है। यहाँ पर जॉन को एक मकड़ी के जाले जैसी आकृति दिखती है। फिर जॉन वहाँ साफ करके उसके अंदर देखता है तो अंदर उसे बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं जो एक एक करके फूट रहे होते हैं और उनमें से अजीब प्रकार के ग्रीन बच्चे निकल रहे होते हैं। ये देखकर जॉन डर जाता है। तभी अचानक से एक एलियन जॉन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी जॉन एक बड़ी छलांग मारता है और दूसरी तरफ चला जाता है। दरअसल इन हरे प्राणियों को थार्क्स कहा जाता है। इनके 4 हाथ, लंबी हाइट और विशाल शरीर होता है। अब इनमें से एक एलियन जिसका नाम टार्कस होता है, वो अपने हथियार फेंकते हुए जॉन से बात करने की कोशिश करता है। ये देखकर जॉन भी उसके सामने निकल आता है, लेकिन जॉन को टार्कस की भाषा समझ नहीं आ रही होती। फिर भी दोनों एक दूसरे का नाम जान लेते हैं। फिर टार्कस जॉन से फिर से छलांग मारने को कहता है। इशारा समझकर जॉन फिर से छलांग मारता है और टार्कस के हथियारों से उस पर ही हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर टार्कस के लोग जॉन के पिछवाड़े में एक गोली मार देते हैं। फिर जॉन को ये लोग पकड़कर अपने शहर ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें हिलियम शहर के राजा को दिखाया जाता है जिसका नाम टारडोस होता है, जो बहुत परेशान होता है क्योंकि शुडेंगा के राजा सप्तान को नई शक्तियां मिलने के बाद वो हिलियम राज्य पर हमला कर देता है और हिलियम राज्य को आधे से ज्यादा तबाह कर देता है। और वहीं टारडोस की बेटी डेज़ा ने सबथान जैसी सेम शक्तियों का आविष्कार कर लिया होता है और वो अपने खोज के बारे में सबको बताती है और कहती है इसकी मदद से हम सबथान को हरा सकते हैं। लेकिन तभी इनमें से ही एक आदमी इस आविष्कार को खराब कर देता है और सबको लगता है कि डेज़ा का आविष्कार फेल हो गया। फिर सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन टारडोस वहीं रुककर अपनी बेटी से कुछ बात करना चाहता है और वो डेज़ा से कहता है सबथान अपने राज्य को बख्श देगा अगर तुम उससे शादी कर लो। ये सुनकर डेज़ा के होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है कि उसके पिता ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। फिर डेज़ा सबथान से शादी करने से साफ मना कर देती है और अपने पिता से इस बात पर झगड़ने लगती है। लेकिन सबथान कुछ देर में यहाँ पर आने वाला है और टारडोस के पास और कोई रास्ता नहीं होता और दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी खबर आती है कि सबथान यहाँ पर आ चुका है। फिर राजा और उसके साथी शादी की तैयारियां शुरू करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं हम एक रहस्यमय आदमी को देखते हैं जो अपना भेष बदल सकता है। दरअसल यह आदमी वही होता है जिसने अभी थोड़ी देर पहले डेज़ा का आविष्कार खराब कर दिया था। इनको थान्स कहते हैं और ये जासूसी करके यहाँ की बात अपने लोगों को बताता है। और इधर जॉन को थार्क्स के कबीले में ले आते हैं और यहाँ पर टार्कस बहुत सारे बच्चों को नीचे छोड़ देता है और सभी फीमेल थार्क्स अपने लिए एक एक बच्चों को उठाने लगती है। लेकिन इनमें से एक फीमेल थार्क्स को बच्चा नहीं मिलता तो वो बच्चा छीनने की कोशिश करती है। इस पर दूसरी थार्क्स उसे पीटने लगती है। फिर उसे जॉन बच्चे के रूप में दे दिया जाता है। अब जॉन के हाथ पैरों में बंधी रस्सियों को काटकर टार्कस जॉन
जॉन को सबके सामने फिर से छलांग मारने को कहता है, लेकिन यहाँ पर जॉन छलांग नहीं मारता। इससे गुस्सा होकर टार्कस जॉन को गिरा देता है और उसे बच्चों वाली जगह पर ले जाया जाता है। वहाँ पर जैसे बच्चों को साफ और नहलाया जाता है, सेम तरीके से उसे भी नहलाया जाता है। उसी दौरान फीमेल थार्क्स जॉन को एक पानी पिलाती है, जिससे जॉन सभी थार्क्स की भाषा समझने लगता है। और फिर रात में जॉन की नींद खुलती है और वो यहाँ से भागने का सोचता है। तभी यहाँ पर अजीब सा एक डोंगी आ जाता है। उसे देखकर जॉन थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो डोंगी यहाँ पर आकर सो जाता है। उसी बीच जॉन मौका देखकर जंजीरों से अपने हाथ निकालकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो डोगी जॉन से भी ज्यादा तेज होता है और उससे पहले यहाँ पर आ जाता है। यह देखकर जॉन चौंक जाता है। फिर जॉन फिर से छलांग मारता है, तभी डोगी फिर से वहाँ आ जाता है। अब जॉन यहाँ से भागने लगता है, लेकिन डॉग उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसी बीच जॉन एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर थार्क्स की पार्टी चल रही होती है। इसी दौरान जॉन टार्कस के पास अपना टाइम ट्रेवल वाला डिवाइस देखता है। इसी बीच डॉग थार्क्स के बीच चला जाता है और सभी थार्क्स मिलकर डोगी को मारने लगते हैं। यह देखकर जॉन नीचे कूद जाता है और एक थार्क्स को मार देता है। यह देखकर टार्कस चौंक जाता है और जॉन अब इन सब की भाषा भी समझ पा रहा होता है। तभी सभी लोग जॉन को पीटने लगते हैं और उसे अधमरा कर देते हैं। तभी वो फीमेल थार्क्स यहाँ पर आ जाती है जिसने जॉन की मदद की थी। यह देखकर सभी कबीले वाले थार्क्स मिलकर उस फीमेल थार्क्स को सजा देते हैं और उसके शरीर पर चिन्ह लगाते हैं। इसी बीच यहाँ पर दुश्मन हमला कर देते हैं। ये देखकर सभी थार्क्स अपनी जान बचाकर पहले ही एक महफूज जगह पर चले जाते हैं और वहाँ से इस लड़ाई का मजा लेते हैं। दरअसल ये लड़ाई शुडेंगा और हिलियम राज्य के बीच हो रही होती है, क्योंकि सप्थान को डेजा से शादी करनी होती है। अब सप्थान यहाँ पर डेजा को ढूंढने लगता है, लेकिन डेजा पहले ही वहाँ से निकल चुकी थी और डेजा अपने जहाज को लेकर एक सबथान के जहाज में ठोक देती है। इसी बीच डेजा जहाज से नीचे गिरने लगती है, लेकिन लास्ट समय पर डेजा वहाँ पकड़ लेती है और लटक जाती है। अब डेजा को जॉन देख लेता है और वो उसे इंसान समझकर तुरंत उसे बचाने चला जाता है। तभी डेजा नीचे गिरने लगती है और सही समय पर जॉन उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। फिर जॉन उसे उसके पीछे रहने के लिए कहता है और खुद दुश्मनों से लड़ने लगता है, लेकिन तभी जॉन के हाथ से तलवार छूट जाती है। तभी डेजा तलवार पकड़कर दुश्मनों को मारने लगती है और डेजा को इस तरह लड़ते देख जॉन भी हैरान हो जाता है। फिर डेजा यहाँ से चली जाती है। तभी जॉन यहाँ से छलांग मारकर सीधे जहाज पर आ जाता है। यहाँ आकर जॉन तोप से दूसरे जहाज पर हमला करता है, जिससे दोनों जहाज नीचे गिरने लगते हैं। उसी दौरान सप्थान जॉन के पास आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल थार्क्स की पूरी फौज सबथान पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे उसका जहाज पलक झपकते ही नीचे गिर जाता है। और अब सभी थार्क्स जॉन की बहादुरी से खुश होते हैं और उसे भी एक थार्क्स मान लेते हैं। तभी डेजा सभी से कहती है, हमें मिलकर सप्थान से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सप्थान हमारे बाद आप लोगों को भी निशाना बनाएगा। लेकिन टार्कस डेजा की नहीं सुनता और उसे धक्का मार देता है। टार्कस कहता है जॉन उनकी तरफ से लड़ेगा और सप्थान को हराने में हमारी मदद करेगा। इस पर जॉन कहता है मैं किसी के लिए नहीं लड़ता हूँ। यह सुनते ही टार्कस जॉन को डेजा को मारने की धमकी देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जॉन डेजा को पसंद करता है। अब जॉन ना चाहते हुए भी थार्क्स के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सभी थार्क्स बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग जहाज के मलबे में से अपने जरूरत का सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। उसी बीच डेजा जॉन को कोई और दूसरे नाम से बुलाती है, तो जॉन डेजा को अपना असली नाम बताता है और कहता है कि वो बर्जेनिया नाम के शहर से आया है। इस पर डेजा कहती है इस ग्रह पर कोई बर्जेनिया नाम का शहर नहीं है। ये सुनकर जॉन के होश उड़ जाते हैं और अब जॉन को पता चलता है कि वो अर्थ पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर है। इसलिए जॉन ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी के मुकाबले यहाँ पर एक सुपर हीरो की तरह है। और अब जाकर जॉन को कुछ समझ आता है कि उसके साथ क्या चल रहा था। अब डेजा को भी कुछ समझ आता है। फिर वो जॉन को लेकर थार्क्स के मंदिर में ले जाने लगती है। इस पर एक 16 नाम की थार्क्स उन्हें वहाँ जाने से मना करती है, क्योंकि उस मंदिर में जाने के लिए एक थार्क्स होना जरूरी है। लेकिन डेजा उसकी एक नहीं सुनती और वो मंदिर में आ जाते हैं, जहाँ पर एक नीली रोशनी आ रही होती है। इसी बीच जॉन डेजा को छलांग मारकर ऊपर ले जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ लिखा होता है। अब डेजा वहाँ पर मृत्यु द्वार और अमृतत्व के बारे में पढ़ती है और वहीं जॉन जिस डिवाइस की मदद से यहाँ आया था उस जैसा एक चित्र बना होता है। उसी दौरान वहाँ पर और भी थार्क्स आ जाते हैं और वो 16 को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ी गलती कर दी होती है। अब इन तीनों को टार्कस के पास ले जाया जाता है और इन तीनों पर मंदिर के अंदर घुसने और थार्क्स के खिलाफ साजिश करने के इल्जाम लगा दिए जाते हैं। अब टार्कस यहाँ का लीडर होने के नाते न चाहते हुए भी इन तीनों को मौत की सजा देने का फैसला करता है। लेकिन 16 टार्कस की बेटी होती है और टार्कस अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए टार्कस जॉन को मारने का नाटक करते हुए अंदर ले आता है और यहाँ पर आकर टार्कस जॉन के हाथ पैरों की रस्सियां काट देता है और थर्ड डिवाइस देते हुए कहता है तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और जॉन से कहता है तुम मेरी बेटी को पवित्र नदी के पार ले जाओ, उसके बाद तुम अपने ग्रह पर लौट जाना। इधर बाहर खड़ा हाजुस नाम का थार्क्स अंदर जाकर देखता है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। ये देखकर वो समझ जाता है कि टार्क्स ने कबीले को धोखा दिया है।
इधर जॉन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। फिर कई किलोमीटर का सफर करने के बाद ये सभी लोग पानी पीने के लिए रुकते हैं। वहीं डेजर अपनी तलवार में धार लगा रही होती है और अपनी तलवार में देखती है कि जॉन उसकी तरफ देख रहा है। तभी डेजर पीछे देखती है तो जॉन इधर उधर देखने लगता है। इस पर डेजर भी शर्माने लगती है क्योंकि उसे भी जॉन पसंद होता है। फिर ये लोग अपने सफर को जारी रखते हैं और दूसरे सीन में हम सवथान को देखते हैं जिसकी मदद जिसे देवी के रहस्यमय भक्त कर रहे होते हैं। सवथान को वो हर चाल कैसे हमला करना है, किस बात का ध्यान रखना है, सब तरीके से मदद कर रहे होते हैं। और इधर जॉन और उसके साथी तपती धूप में आगे बढ़े जा रहे होते हैं। उसी दौरान सोला को डेजर पर शक होता है और वो जॉन से कहती है हम लोग गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं। ये कंफर्म करने के लिए जॉन डेजर से पूछता है और उसकी सवारी को यहाँ से भगा देता है। इस पर सोला कहती है अगर हम सही रास्ते पर होते तो ये दो ग्रह अपने पीछे होते। इतना कहते ही वो उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। इस पर डेजर जॉन से कहती है हाँ, हम हमारे राज्य हीलियम जा रहे हैं क्योंकि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो सोथान हमारे राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और मुझे सोथान से शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर जॉन डेजर की मदद करने के लिए मान जाता है। अब ये लोग नदी के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आकर सोला अपने आप को मारने के लिए नदी में जा रही होती है, लेकिन ऐसा करने से जॉन उसे रोकता है और उससे कहता है अपने पिता के सम्मान के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये सुनकर सोला जॉन की मदद करने के लिए मान जाती है और फिर तीनों नाव से नदी में आगे का सफर करते हैं। कुछ देर बाद ये लोग एक अजीब दिखने वाली जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आकर जॉन डेजर को उठाकर छलांग लगाकर ऊपर आ जाते हैं। यहाँ आते ही थर्न डिवाइस चमकने लगता है और इनके पैरों के नीचे की जमीन बदलने लगती है। उसी दौरान इनके सामने एक द्वार खुलता है। दोनों अपने हथियार निकालकर उस गुफा में अंदर जाने लगते हैं। अंदर आकर डेजर जॉन के डिवाइस को नीचे रखती है जिससे यहाँ पर एक मकड़ी के जाले जैसी आकृति बन जाती है। यह देखकर डेजर को सब समझ आ जाता है कि थर्नस होते हैं और सच में जॉन पृथ्वी से आया है। तभी जॉन आगे बढ़ता है तो यहाँ पर उस नीली रोशनी से ब्रह्मांड जैसी आकृति बन जाती है। तभी जॉन पृथ्वी को अपने पैर से दबाता है तो वहाँ पर एक नया चित्र बन जाता है। अब इस चित्र को देखकर जॉन को समझ आता है कि जॉन यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आया तो है, लेकिन उसका असली शरीर अभी मूर्छित हालत में पृथ्वी पर ही है। अब इनको इस चीज की पूरी जानकारी के लिए हीलियम की विज्ञान लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, जहाँ एक किताब की मदद से जॉन को सारी जानकारी मिलेगी और वो घर जा सकता है। तभी जॉन और डेजर आपस में किस करते हैं। किस करते ही जॉन को अपनी पत्नी की झलक दिखाई देती है। झलक देखकर जॉन सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि शायद डेजर से उसका कोई पुराना कनेक्शन है। उसी दौरान बाहर से सोला की चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही जॉन और डेजर बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर स्वथान की पूरी फौज इन लोगों को मारने के लिए आ गई है। ये देखकर तीनों तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं और ऊपर इस देवी का भक्त अपनी फौज से कहता है डेजर हमें जिंदा चाहिए और जो छलांग मारता है उसमें देखो कितना दम है। अब पूरी दैत्यों की फौज डेजर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और ये तीनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी जॉन को अपनी पुरानी याद आने लगती है जहाँ पर जॉन देरी से घर पहुँचने की वजह से उसकी पत्नी और बच्चा मारा जाता है। ये सोचकर जॉन यहाँ रुककर सोला से डेजर को ले जाने के लिए कह देता है क्योंकि वो एक बार अपनी पत्नी को खो चुका है, फिर से नहीं खोना चाहता था। और सोला डेजर को यहाँ से ले जाती है और जॉन अकेला ही इतनी बड़ी फौज पर टूट पड़ता है। जो उसके सामने आता है उसे जॉन मौत के घाट उतार देता है क्योंकि उस वक्त वो अपनी बीबी के बारे में सोच रहा होता है जिसे उसने अपने हाथों से दफनाया था। और जॉन यहाँ पर पूरी फौज पर भारी पड़ता है। तभी यहाँ पर हीलियम शहर का जहाज आ जाता है और वो सभी को मारने में जॉन की मदद करता है। अब यहाँ पर जॉन बुरी तरह घायल हो चुका था। डेजर जॉन के बारे में अपने पिता को बताती है। उसी दौरान जहाज में से स्वथान भी यहाँ पर आ जाता है। स्वथान को देखकर डेजर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उससे बोलते हैं स्वथान ने अपनी गलती मान ली है। लेकिन अभी भी डेजर को स्वथान पर विश्वास नहीं होता तो स्वथान अपनी तलवार निकालकर डेजर के हाथों में देकर कहता है आप चाहे तो मुझे अभी मार सकती हैं क्योंकि अब सब आपके हाथ में है। स्वथान डेजर से कहता है अगर शुडेंगा और हीलियम हाथ मिला लें तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी सोला और डोगी रेत से बाहर निकलते हैं। कुछ देर बाद जॉन को होश आता है और वो अपने आप को एक बिस्तर पर पाता है। इसी बीच यहाँ पर एक आदमी आता है और वो नाटक करते हुए जॉन को यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है और बाहर आकर वो अपने आप को रानी डेजर का सेनापति बताता है और एक ऊंची बिल्डिंग तक जाने को बोलता है। अब सब कुछ इतना जल्दी होते देख जॉन को कुछ समझ नहीं आता और वो यहाँ से छलांग मारकर जैसे तैसे वहाँ तक आ जाता है। यहाँ पर रानी डेजर तैयार होकर खड़ी होती है। यह देखकर जॉन डेजर से कहता है क्या तुम सच में स्वथान से शादी करने जा रही हो। इस पर डेजर अपनी मजबूरी बताती है। जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन डेजर जॉन से सिर्फ एक ही बात पूछती है क्या जॉन यहाँ रहकर हीलियम के लिए लड़ेगा। इस पर जॉन कुछ नहीं कह पाता। तभी डेजर जॉन से अपने घर लौटने की बात कहती है और उस डिवाइस को जॉन के हाथ में देकर अपने साथ एक मंत्र बुलवाती है। तभी स्वथान गेट तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन तब तक जॉन यहाँ से गायब हो चुका था। ये देखकर डेजर स्वथान को शादी में देर हो रही है ये कहकर यहाँ से ले जाती है और वहीं जॉन अब भी यहाँ
से गया नहीं होता है, बल्कि उसने पूरा मंत्र बोला ही नहीं था, वो तो यहाँ ऊपर आकर छिप गया था। अब जॉन छुपके से बाहर आता है, तभी एक लेडीज के भेस में एक थार्नस जॉन पर हमला करके उसे किडनैप कर लेता है और जॉन को अपने एक डिवाइस से कंट्रोल करता है और वो अपना नाम मताई शांग बताता है। वो जॉन से कहता है, तुम यहाँ आकर लोगों को परेशान कर रहे हो, पृथ्वीवासियों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। फिर मताई शांग जॉन को अपने साथ ले जाता है, वो किसी का भी भेस बदल सकते थे। दरअसल थार्नस डेजहा को इसलिए ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि डेजहा उस रहस्यमय नीली रोशनी के बारे में जानती है जिससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और थार्नस इस नीली शक्ति के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देते हैं। अगर इसके बारे में किसी को पता चलता है तो वो लोग उसे मार देते हैं। अब यहाँ पर डेजहा को उस शक्ति के बारे में पहले से पता होता है क्योंकि उसने उसकी खोज की थी, और थार्नस ने पूरी तरह से जॉन को अपने कंट्रोल में कर रखा है। वो बार बार जॉन को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा होता है। अभी जॉन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जॉन मताई शांग से पूछता है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम सभी को कठपुतली की तरह क्यों नचा रहे हो? तुम्हें जिससे बदला लेना है उसे मारकर सब खत्म करो। इस पर मताई शांग कहता है, हम अनंत हैं, हमने जो रच रखा है सबको उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। हम ये खेल इस ग्रह के बनने से पहले से खेलते आ रहे हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। अब मताई शांग जॉन को यहाँ से बहुत दूर भेजने के लिए जहाज तैयार करवाने लगाता है, लेकिन सही समय पर जॉन का डोगी यहाँ आकर मताई शांग पर हमला कर देता है और उसका डिवाइस तोड़ देता है, जिससे जॉन उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है। अब जॉन उसका डिवाइस छीनकर वहाँ रखे जहाज को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन को जहाज उड़ाना नहीं आता और उससे जहाज अनकंट्रोल हो जाता है। लेकिन फिर भी जॉन वहाँ से बचकर निकल आता है और यहाँ पर आकर उसका जहाज गिर जाता है। अब जॉन 16 से कहता है, हमें डेजह को बचाना होगा, उसकी जान खतरे में है और हमें सेना की जरूरत भी होगी। अब यह तीनों जैसे तैसे वापस थार्क्स के पास आ जाते हैं अपनी फौज के साथ हमला करने के लिए, लेकिन जॉन यहाँ पर आकर देखता है तो यहाँ पर अब ताल हाजूस का राज हो चुका था और उसने टार्कस को बंदी बना लिया है, और अब हाजूस जॉन को भी बंदी बना लेता है और वहीं टार्कस भी घायल अवस्था में पड़ा होता है। ये देखकर जॉन उससे थोड़ी देर बात करता है। फिर कुछ सैनिक आकर उन्हें एक खतरनाक जंग के मैदान में लाकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्हें देखने आए होते हैं, जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच स्टार्ट होने वाला हो। अब हाजूस चिल्ला चिल्लाकर अपने साथियों को टार्कस के खिलाफ भड़काता है और मौत की सजा का ऐलान कर देता है। कुछ लोग जॉन की जंजीर को पत्थर में ठोककर यहाँ से चले जाते हैं। तभी एक खतरनाक आदमखोर सफेद गोरिल्ले को मैदान में छोड़ दिया जाता है। गोरिल्ला सीधे जाकर जॉन और टार्कस पर हमला कर देता है और दोनों को अलग अलग दिशा में फेंक देता है। अब गोरिल्ला जॉन पर हमला करता है, लेकिन जॉन छलांग मारकर अपने आप को बचाता है, मगर जंजीर से बंधे होने की वजह से जॉन नीचे गिर जाता है। अब जॉन अपनी जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी हाजूस एक और गोरिल्ले को छोड़ देता है। गोरिल्ला सूंघते हुए टार्कस की ओर जाने लगता है और वहीं एक थार्क्स 16 को उसके पिता को मरते हुए दिखा रही होती है। इसी बीच 16 उसे लेकर मैदान में कूद जाती है और गोरिल्ला उस थार्क्स को पकड़कर 2 हिस्सों में फाड़ देता है। तभी जॉन एक गोरिल्ले को जंजीर से बांध देता है, जिसकी मदद से वो जंजीर वहाँ से उखड़ जाती है और जॉन उस जंजीर में लगे पत्थर को घुमाकर गोरिल्ले में मारता है, जिससे एक गोरिल्ला मर जाता है और दूसरा गोरिल्ला टार्कस और 16 पर हमला करने ही वाला था। इसी बीच जॉन वहाँ आकर गोरिल्ला के नीचे दब जाता है और जॉन गोरिल्ला को बीच से फाड़ कर निकलता है। ये देखकर हाजूस के होश उड़ जाते हैं। फिर जॉन सीधे हाजूस को लड़ने के लिए ललकार देता है और इतने लोगों के सामने हाजूस मना नहीं कर पाता और कूद जाता है लड़ने, लेकिन जॉन एक ही बार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर सभी लोग जॉन की तरफ बोलने लगते हैं। उसी दौरान जॉन मौका देखकर सभी थार्क्स को मोटिवेट कर देता है और सभी को अपने साथ मिला लेता है और सभी को अपने साथ शुडेंगा जाने के लिए मना लेता है। अब जॉन अपनी पूरी फौज लेकर शुडेंगा पर हमला करने निकल जाता है। यहाँ पर आकर पूरी फौज ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर शुडेंगा का मेन गेट तोड़ देती है और अंदर घुसते ही पता चलता है कि शुडेंगा में तो कोई भी नहीं है, यहाँ पर बस सेना की एक टुकड़ी है। तभी 16 एक सैनिक से सवथान और राज्य के सभी लोगों के बारे में पूछती है, तो सैनिक बताता है सवथान और महारानी डेजह की शादी यहाँ नहीं बल्कि हीलियम में हो रही है। अब यहाँ जॉन गलतफहमी में अपनी फौज को गलत जगह लेकर आ गया है और दूसरी ओर हीलियम में सवथान और डेजह की शादी की रस्में चालू हो गई थी। और इधर जॉन हीलियम तक इतनी सारी सेना को लेकर समय पर नहीं पहुंच सकता, तो अकेला एक जहाज की मदद से डेजह को बचाने निकल जाता है और इधर स्वथान और डेजह की शादी स्टार्ट हो चुकी होती है। उसी बीच जॉन भी हीलियम तक पहुंच जाता है और वो डेजह को देखने की कोशिश करता है और वहीं अब सवथान और डेजह इस पानी को पीकर पति पत्नी बन जाएंगे और डेजह पानी पीने ही वाली होती है। उसी बीच जॉन कांच तोड़कर जहाज को ही अंदर ले आता है और स्वथान और मताई शांग की पोल खोल देता है। तभी स्वथान अपनी तलवार निकालकर डेजह को उठाकर ले जाने लगता है और यहाँ पर शुडेंगा और हीलियम में एक खतरनाक युद्ध होने लगता है। तभी डेजह स्वथान के हाथ में चाकू मारकर नीचे गिरने लगती है। उसी दौरान जॉन डेजह को हवा में ही पकड़कर उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। फिर डेजह जॉन को पीछे करके सैनिकों से लड़ने लगती है। इसी बीच स्वथान जॉन पर हमला कर देता है और वो भी हवा में उड़ पा रहा होता है। तभी अचानक से यहाँ पर थार्क्स की फौज भी जहाज से आ जाती है और स्वथान के लोगों पर टूट पड़ती है। तभी टार्कस गुस्से में हीलियम के राजा पर हमला करने वाला था,
लेकिन वो सही समय पर उसे बता देते हैं कि वो हीलियम के राजा हैं और टार्कस उन्हें सलाम करके चला जाता है। और वहीं जॉन सवथान का एक हाथ काट देता है और उसे दबोच कर उससे थारनस के बारे में पूछता है, लेकिन तभी सवथान की तलवार एक नीला वेनम बनकर सवथान से चिपक जाता है और उसे मार देता है। उसी बीच वो वेनम जॉन के शरीर में फैलने लगता है और वहीं मताई शांग टार्कस का भेस लेकर अपने डिवाइस से इस वेनम को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी सही समय पर डेजा उसे ऐसा करने से रोक देती है। फिर वो डेजा का भेस बदलकर उससे लड़ने लगता है। ये देखकर जॉन उसे बचाने जाता है, लेकिन वो डेजा की गर्दन पर तलवार रख देता है। तभी डेजा मताई शांग का डिवाइस छीनकर जॉन को दे देती है और जॉन उसे दूर फेंक देता है। अब मताई शांग डेजर को धक्का मारकर डिवाइस की तरफ चला जाता है और जॉन डेजर को नीचे गिरने से बचाता है। फिर जॉन मताई शांग के पीछे जाता है, लेकिन वो भेस बदलने में माहिर होता है, जिस वजह से जॉन कंफ्यूज हो जाता है। वहीं वो डिवाइस टार्कस को मिलता है। तभी मताई शांग जॉन के भेस में टार्कस से डिवाइस ले लेता है और जब तक टार्कस को पता चलता मताई शांग यहाँ से गायब हो जाता है और टार्कस की तलवार के बीच जॉन आ जाता है। अब यहाँ पर सब शांत हो जाता है। तभी मौका देखकर जॉन डेजर को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और डेजर भी उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। और उसी दौरान दोनों बिना देरी किए चंद्रमा की रोशनी वाला पानी पीकर शादी भी कर लेते हैं। अब रात में जॉन एक ऊंची जगह पर आकर अपना वापस पृथ्वी पर जाने वाला डिवाइस फेंक देता है और जॉन यहाँ से जाने लगता है। तभी मताई शांग यहाँ पर एक सैनिक के भेस में खड़ा होता है और वो जॉन को वापस पृथ्वी पर भेज देता है और जॉन अब पृथ्वी पर अपने पुराने वाले शरीर में वापस आ जाता है और वो उसी गुफा में होता है जहाँ से वो टेलीपोर्ट हुआ था। वहीं कर्नल का कंकाल भी पड़ा होता है जिसकी जॉन ने स्टार्टिंग में जान बचाई थी। अब जॉन वापस मंगल ग्रह पर भी नहीं जा सकता था क्योंकि जॉन ने उस डिवाइस को फेंक दिया था और यही जॉन की सबसे बड़ी गलती थी। अब जॉन वापस डेजर के पास जाने के लिए 10 सालों तक भटकता रहा। उस डिवाइस को जॉन ने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। लेकिन कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन वो डिवाइस उसे मिल गया। लेकिन जॉन अभी भी किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था क्योंकि अभी भी थर्न उसे ढूंढ रहे थे। और इस टोपी वाले आदमी को आपने स्टार्टिंग में भी जॉन के पीछे देखा होगा। अब जॉन पूरी प्लानिंग करता है थर्न से बचने की। अब जॉन अपने लोगों से बीमारी का बहाना बनाकर डॉक्टर और वकील को बुलाने का कहता है और डॉक्टर के आने से पहले ही जॉन मर जाता है। दरअसल जॉन मरा नहीं था, बल्कि वो टेलीपोर्ट होकर मंगल ग्रह पर अपनी पत्नी डेजर के पास चला जाता है। और जॉन ने अपने लोगों से उसके शरीर को दफनाने से मना इसलिए किया था क्योंकि जॉन का असली शरीर पृथ्वी पर ही है और मंगल ग्रह पर उसकी कॉपी है। अगर पृथ्वी वाले जॉन के शरीर को जला दिया गया तो मंगल ग्रह वाला जॉन अपने आप मर जाएगा। इसलिए जॉन ने अपने शरीर को एक महफूज कमरे में बंद करने को कहा था और इसका गेट सिर्फ अंदर से ही खुल सकता है और बाहर से इस गेट को एक सीक्रेट कोड से खोला जा सकता है और वो कोड सिर्फ इस किताब को पढ़ने वाले को पता है। अब किताब पढ़कर नेड को सब कुछ समझ आ जाता है कि उसके अंकल का शरीर यहीं है, पर वो रहते मंगल ग्रह पर हैं। अब नेड तुरंत भागते हुए अपने अंकल के शरीर के पास जाता है, लेकिन यह गेट अंदर से ही खुल सकता है और बाहर से खोलने के लिए एक सीक्रेट कोड की जरूरत होगी। फिर नेड अपना दिमाग लगाता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम ही गेट का कोड है। फिर वो अपने नाम को डालकर गेट खोल देता है, लेकिन अंदर जॉन नहीं होता और पीछे से एक थर्न आकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसके पीछे से जॉन आकर थर्न को गोली मार देता है और जॉन इस थर्न की जेब से एक पदक यानी डिवाइस निकाल लेता है। और अब हमें पता चलता है कि जॉन को उस खुदाई में डिवाइस मिला ही नहीं था, बल्कि वो तो इस थर्न को धीरे धीरे अपने ट्रैप में फंसा रहा था ताकि वो डिवाइस उसे मिल सके। और आज जॉन का वो दिन भी आ जाता है और वो अपने भांजे को अपनी सारी दौलत देकर उसे उसके शरीर की देखरेख करने का बोलकर उस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर अपनी पत्नी डेजर के पास वापस चला जाता है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।